अब इसका जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है बेस का रिएक्शन किसके साथ, अमोनियम कंपाउंड के साथ। किसके साथ, अमोनियम कंपाउंड के साथ। अमोनियम कंपाउंड किसे कहते हैं, आए समझने बेटा। जब बेस रिएक्ट करती है, बेस क्या थी, मेटल का ओ या बोलो मेटल का ओ या ओ एच। जब मेटल का ओ या मेटल का ओ एच रिएक्ट करता है अमोनियम कंपाउंड, अमोनियम कहते हैं NH4 को। किसको कहते हैं, NH4 को। अमोनियम कहते हैं NH, अमोनिया होती है, देखो रट्टा लगाने का टाइम खत्म, समझो कुछ चीजें तो सीख लो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। अमोनिया है NH3, अमोनियम होता है NH4। तो अगर किसी कंपाउंड में NH4 आ रहा है, जैसे NH4Cl, तो ये अमोनियम कंपाउंड हो गया। NH4 ट्वाइस SO4, ये अमोनियम कंपाउंड हो गया। तो जब कोई बेस रिएक्ट करती है अमोनियम कंपाउंड से तो बेटा बनाती है सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस। बहुत आसान है। जब कार्बोनेट से रिएक्ट होता था, देखो कार्बोनेट के नाम में आता है कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला करती थी एसिड में। इसके नाम में ही आ रहा है कि बेस किससे रिएक्ट करे, अमोनियम कंपाउंड से। तो अमोनियम कंपाउंड से जब रिएक्ट करेगी तो इट विल फॉर्म, बोलो, सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस। ठीक है, अब ये रिएक्शन करके देखेंगे तो बात और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आए देखते हैं। मसलन एक पर्टिकुलर एग्जांपल अगर आपके सामने रखूं मैं, तो मैं आपसे कहता हूं भाई, लेट्स से कि तवज्जो बेटा, तवज्जो, NaOH है और रिएक्शन हो रहा है इधर, देखो बेटा NH4Cl के साथ। अब अमोनियम को आपने पूरा एक आयन सपोज करना है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, अमोनियम को पूरा एक आयन सपोज करके चलना है। ठीक है, तो क्या होगा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना, आपको पता है, सॉरी, सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस बनती है। तो क्या करने वाले हो, सॉल्ट कैसे बनेगा, जो Na है ये किससे कंबाइन हो जाएगा, Cl से। NaCl सॉल्ट हो गया। जब आपने सॉल्ट बना लिया तो बस आपने ठग दिया, H2O यानी वाटर और अमोनिया गैस। आप समझो ना कि ये कोई मुश्किल थोड़ी है। जब आपको पता है कि भाई सॉल्ट, वाटर और अमोनिया बनेगी तो बस आपने बना दिया। जी जी जी। एक और एग्जांपल देखो, मैं आपसे कहता हूं, तवज्जो से देखना बेटा, मैं आपसे कहता हूं भाई, अल्लाह भला करे आपका, KOH reacts with NH4 twice SO4। मैं उस दिन की तरह रिएक्शन के बारे में दोबारा आपसे सवाल पूछूंगा। अभी मैंने ये नहीं बोला कि रिएक्शन मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, नहीं, फॉर्मूला सही लिखा है गलत लिखा है, उसको चेक भी करेंगे। ठीक है ना, अभी एक वर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम आ रहे हैं। तो क्या कहती है वर्ड इक्वेशन, क्या KOH बेस है, क्या आप KOH को एज अ बेस आइडेंटिफाई कर रहे हो, यस। और जब बेस रिएक्ट कर रही है किससे, अमोनियम कंपाउंड से, तो आपको अमोनियम कंपाउंड NH4 देखते ही याद आएगा कि साथ बेस है। तो ये बेस की एक वाहिद प्रॉपर्टी आ गई व्हिच सेज that whenever base react with ammonium compound it forms salt, water and ammonia। तो सॉल्ट बनेगा बेटा, K किससे कंबाइन हो जाएगा, K कंबाइन विद SO4। तो KSO4 और प्लस फिर आप क्या कर दोगे, वाटर और अमोनिया लिख दोगे, यस और नो। अब हमने फॉर्मूला सही लिखा है या नहीं लिखा है कैसे पता चलेगा, तो भाई पोटेशियम होता है ग्रुप 1 का, पोटेशियम होता है ग्रुप 1 का, और SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, 2। SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो SO4 का 2 किस पे लिखा जाएगा, पोटेशियम पे, और पोटेशियम का 1 SO4 पर। तो फॉर्मूला सही क्या होगा, K2SO4। बाकी वाटर का फॉर्मूला तो हमें पता है H2 होता है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3। इसी तरह ऊपर देखो, Na बिलोंग्स टू ग्रुप 1, Cl बिलोंग्स टू ग्रुप 7, तो दोनों की वैलेंसी क्या है, 1 1 है, तो इसलिए फॉर्मूला सॉल्ट का NaCl ही होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखो बेटा, ऑनलाइन वालों बिल्कुल सन्नाटे में हो भाई, कुछ बोलो, BaOH ट्वाइस, और लेट्स सपोज, अब यहां पर अब जो मैं लिखने जा रहा हूं इसमें बच्चों की चीखें निकलती हैं, NH4 थ्राइस PO4। अब बच्चा बोलता है सर ये क्या आ गया, भाई कुछ भी आ गया उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको पता है, मसलन आपको इस कंपाउंड से पता चल रहा है कि Ba की वैलेंसी कितनी है, देखो इस कंपाउंड से पता चल रहा है Ba की वैलेंसी कितनी है, 2। देखो कंपाउंड देख के पता चलता है, क्रॉस में लिखी जाती है ना वैलेंसी, और OH की वैलेंसी, Ba पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब Ba की वैलेंसी कंपाउंड देख के ही बता सकते हो। इसी तरह NH4 पर इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये 1 है NH4 की, और PO4 का 3 यहाँ लिखा हुआ है, तो PO4 की कितनी है, 3। तो आप कंपाउंड देखकर भी वैलेंसीज बता सकते हो। भाई NH4 का कोई नंबर अगर होता तो PO4 के साथ लिखा हुआ होता है ना, वो नहीं है, और PO4 का नंबर 3 है इसलिए NH4 के साथ लिखा हुआ है।
तो अब जब आप कंपाउंड बनाने जाओगे, सॉल्ट बनाने जाओगे, तो कौन किससे कंबाइन होगा बोलो? Ba कंबाइन होगा PO4 से। अब देखो तुम्हें वैलेंसी डायरेक्ट यानी पीरियोडिक टेबल देखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हमने रट्टा लगाया पीरियोडिक टेबल के ग्रुप से, लेकिन तुम पीरियोडिक टेबल देखे बगैर कर सकते हो। बेरियम की वैलेंसी कितनी आ रही है देखो। अबे यार मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता। बेरियम की वैलेंसी कितनी आ रही है? 2 आ रही है। वो तुम तो वो नल्ला है, वो बोलेगा 3 कैसे होगा। तो Ba की वैलेंसी कितनी है? 2। यहां से पता चल रहा है ऑनलाइन वालों, भाई ऑनलाइन वालों तुम लोगों को मैं कोई बददुआ दे दूं क्या? बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? 2 है भाई। मनाहिर, इल्मा, अयान, रिजा, जाबिर, शिव, जुनैरा, क्या कहा बेटा? यहां से पता चल रहा था कि इसकी वैलेंसी 2 है। तो आप पहले क्या लिखो? Ba, पहले आपने Ba लिख दिया और PO4 लिख दिया। अब Ba की वैलेंसी 2 थी तो ये ट्वाइस लगा के इसके ऊपर आ गई, और PO4 की वैलेंसी कितनी थी? 3। तो अब आप इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लिख पा रहे हो यार, आप पहले कभी से पढ़ नहीं पाते थे आप। Ba3 PO4 ट्वाइस। नहीं, मेहरबानी की बात नहीं, बात ये है कि ये मुश्किल पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं। समझ आ रही है? वैलेंसी आप एक तो तरीका है पीरियोडिक टेबल जाके देखते, लेकिन जो कंपाउंड आया है उस कंपाउंड से भी आपको वैलेंसी को पता चल जाएगा और आप सही फॉर्मूला बना सकते हो। अब बच्चा जो है अगर सही फॉर्मूला नहीं बना रहा तो इक्वेशन का नंबर नहीं है। अब तुमने सॉल्ट बना लिया, अब सॉल्ट के बाद क्या बेटा? वाटर एंड अमोनिया गैस। वाटर एंड अमोनिया। तो बेटा जब भी, मैं फिर कहूंगा, जब भी बेस रिएक्ट करती है अमोनियम कंपाउंड से, क्या बनाती है? सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस। अगर मैं तुमसे डायरेक्टली पूछूं कि एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज में कितनी गैसेस फॉर्म हो रही है, एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज में कितनी गैसेस फॉर्म हो रही है? 3। कौन कौन सी? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड एसिड के रिएक्शन में फॉर्म हो रही है, अमोनिया बेस में फॉर्म हो रही है। अमोनिया बेस में फॉर्म हो रही है, बेसिक गैस है, ठीक है, भूलना नहीं इसको, क्योंकि एसिडिक गैसेस तो बहुत सारी हैं तुम्हारे सिलेबस में, बेसिक गैस एक ही है, अमोनिया। ठीक है, ये समझ आ गया? जब हाइड्रोजन कब प्रोड्यूस होती है? जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होती है? जब एसिड मेटल के कार्बोनेट से हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है। और अमोनिया कब प्रोड्यूस होती है? जब बेस अमोनियम कंपाउंड से रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस। बेस यानी मेटल का O या OH, मेटल का O या OH जब अमोनियम कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, वाटर और अमोनिया बनता है। आज बैलेंसिंग पर बात नहीं करूंगा क्योंकि उस दिन आपको कहा कि नंबर लगाएं तो सीखेंगे, और फ्रैक्शन वाला तरीका भी बताया। ठीक है जी। अब मेरी जान, ये प्रॉपर्टी 9 नंबर की कैसे हो जाती है ये समझना है, ठीक है? ये प्रॉपर्टी मैं इसी जगह लिखवा दूंगा सारी बातें ताकि एक जगह रहे, ठीक है? 9 नंबर में से अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो तकरीबन बनेगा अल्लाह भला करे 5 नंबर का। 4 नंबर में जो इसमें पार्ट जोड़कर आता है ना, वो इस चैप्टर का है ही नहीं, वो एयर एंड एटमॉस्फेयर चैप्टर में है, जो इसी से कनेक्ट करता है। कौन से कहां एग्जामिनर मिला रहा है, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है और वो कनेक्ट करेगा, वो आपको अल्लाह भला करे। मैं भी उसका कीवर्ड बता दूंगा, और जब इंशाल्लाह एयर एंड एटमॉस्फेयर फिर बताऊंगा कि इसका पहला हिस्सा एसिड बेस में पढ़ाया था, ये दूसरा हिस्सा आ गया कनेक्टिविटी में। अब सुनना मेरे बच्चे, पहला सवाल एग्जामिनर आपसे पूछेगा बेस की प्रॉपर्टी के बारे में, कि बेस, अच्छा ये नहीं बोलेगा कि वो सर ने तुम्हें बेस की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, वो लिख के दिखाओ, वो ये नहीं करेगा। वो आपसे कहेगा कैल्शियम ऑक्साइड है, डायरेक्टली बोलेगा कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है, या लेट सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और वो अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करिए, रिएक्शन कंप्लीट कीजिए। तो वो आपको ये थोड़ी याद दिलाएगा कि वो बेस का चैप्टर है और प्रॉपर्टी है और याद करो वर्ड इक्वेशन। वो डायरेक्टली आपसे एक सवाल पूछेगा, जैसे मैं एग्जाम के टाइम में करते हैं कि एग्जामिनर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के पार्ट 1 में 1 नंबर की इक्वेशन दे देगा, और वो आपसे कहेगा कि भाई अल्लाह आपका भला करे, MgOH ट्वाइस प्लस NH4 ट्वाइस SO4 का इक्वेशन लिखें। अब उस वक्त आपको ये थोड़ी बता रहा है वो कि बेस की प्रॉपर्टी है कि क्या है क्या नहीं। अब आप इस सब देखोगे, आपको नजर आएगा यार अमोनियम कंपाउंड याद रखो। वैसे भी जब कोई रिएक्शन लिखने आएगा तुम्हें सर का जुमला याद आना चाहिए कि ज्यादातर रिएक्शन इसी चैप्टर के हैं, तो तुम इस चैप्टर में दिमाग को खंगालोगे कि यार इस चैप्टर में जब सर ने बताया था कि ज्यादातर केमिस्ट्री के रिएक्शन इस एसिड बेस से आते हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन हो सकता है, आपको दिमाग में आ जाएगा कि अमोनियम कंपाउंड वाला रिएक्शन है बेस के साथ। क्योंकि पहले वर्ड इक्वेशन का याद आना जरूरी है। क्या वर्ड इक्वेशन है इल्मा? कि जब हम एसिड, जब बेस को रिएक्ट करते हैं किसके साथ मेरे बच्चे? अमोनियम कंपाउंड के साथ, रजीना
और रजीना, तो क्या बनता है? सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया। अब आप सॉल्ट बनाओ। अच्छा, वैलेंसी का कैसे पता लग रहा है? देखो, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? 2। OH की 1 है। अमोनियम की कितनी है? 1। SO4 की कितनी है? 2। देखो, देखने यही। अब आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहा है। अब अगर फॉर्मूला लिखूं आगे में, तो MgSO4 होगा। अब Mg का 2 SO4 पर और SO4 का 2 Mg पर कैंसिल हो जाएगा, MgSO4 रहेगा। Mg का SO4 पे और SO4 का 2, तो दोनों सिंप्लीफाई होकर क्या बचेंगे? MgSO4। और साथ क्या बना दोगे? वाटर एंड अमोनिया। वाटर एंड, वो देखो हाइड्रोजन बोल रहा है, वाटर एंड अमोनिया। इज दैट क्लियर? ये तुम्हें एक नंबर का, ये तुम्हें एक नंबर मिला। अब एग्जामिनर सवाल पूछे, लिसन वेरी केयरफुली, अब तमीज से सुनना क्योंकि सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट। बेटा, एग्जामिनर सवाल ही पूछेगा, जैसे कि मैंने कहा इस चैप्टर के कुछ, अब जो मैं सवाल बताने जा रहा हूँ पूरा रेफरेंस सवाल पूरा बताऊंगा, इसका जवाब कुछ इस चैप्टर में है और कुछ एयर एटमॉस्फेयर। देखो, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा जिसे कहते हैं एसिडिक रेन। जी, जो एयर एटमॉस्फेयर में जब आप एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं कि यार हमारे एटमॉस्फेयर में तरह तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो पॉल्यूटेंट गैस होती है, ये हवा के साथ मिलकर, हवा में वाटर के साथ मिलकर ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है। और सल्फ्यूरिक, जब बारिश होती है, खासतौर पे जो सीजन की पहली बारिश होती है, हवा में बहुत ज्यादा वेपर्स मौजूद है। आपने सुना होगा बड़े बूढ़े कहते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। ये बड़े बूढ़े, हालांकि उनको साइंस नहीं पता, लेकिन उनकी बात साइंटिफिकली ठीक है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली जब पहली बारिश बहुत अरसे के बाद हो रही होती है, तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स की पोल्यूशन की वजह से उस वक्त हवा के अंदर जो एसिडिक वेपर्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत दिन से वो जमा हो रहे हैं। और अब वो पानी के साथ बहेंगे तो वो रेन काफी ज्यादा एसिडिक होगी और वो नुकसान पहुंचा सकती है स्किन को। हाँ, जहां रेगुलर बारिशें हो रही हैं तो वहां एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स को जमा होने का टाइम नहीं मिल रहा, तो वहां पर बात जरा मुख्तलिफ होगी। ये बात समझ आ रही है? तो मेरे बच्चे, तो एक पहला तो सवाल एग्जामिनर ये पूछता है कि यार ये जो अल्लाह भला करे आपका एसिडिक रेन है ना, ये कैसे होती है? एसिड रेन कैसे फॉर्म होती है? तो ये जवाब इस चैप्टर में हम आपको नहीं दे रहे। मैंने वर्बली तो बताया कि कॉन्सेप्चुअली सल्फर डाइऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट है जो कि इंडस्ट्रियल लेवल से हवा में शामिल होता है, और वो जो है वो हवा में वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन होकर सल्फ्यूरिक एसिड, जो आपने पढ़ा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, वो सल्फ्यूरिक एसिड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जब बारिश होती है तो पानी के साथ वो बहता है। तो एसिड रेन की फॉर्मेशन हम नहीं लिख पा रहे आपको। फिर एग्जामिनर अब वहां से शुरू करता हूं जहां से ये चैप्टर इन्वॉल्व हो रहा है। तो पहला पार्ट 2-3 नंबर में आता है फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, वो आपको समझानी होती है कि क्या होगा, कैसे एसिड रेन बनेगी। अब जब एसिड रेन बन गई, एग्जामिनर कहता है वो एसिड रेन जो है वो गिरी, तो उसके कई नुकसान हैं। तो फिर वो एसिड रेन के नुकसान पूछता है कि भाई क्या क्या नुकसान होते हैं एसिड रेन से। तो बहुत सारे नुकसान आप बताओगे वो 2-3 नंबर के, लेकिन एक नुकसान ये होता है कि जब एसिड रेन आपके सॉइल पर गिरती है, तो जो हमारी मिट्टी है ना, जो जरखेज मिट्टी, खास जो फर्टाइल, वो होती है बेसिक। हमारी जो मिट्टी है ये स्लाइटली बेसिक होती है, यानी इसकी पीएच जो होती है सॉइल की, वो लगभग 7 से ऊपर 8 to 10 में होती है। जो हमारी सॉइल है उसकी बेस जो पीएच वैल्यू होती है वो 8 to 10 में रेंज कर रही होती है। और अगर ये सॉइल एसिडिक हो जाए तो फिर इसमें प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। तो जब एसिडिक सॉइल, एसिडिक रेन होती है बहुत देर तक और सॉइल में एसिडिक पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो सॉइल की पीएच क्या हो जाती है? चेंज। तो अब एग्जामिनर, अब यहाँ इस चैप्टर का सवाल आ गया कि अब एग्जामिनर कहता है कि भाई एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए क्या करें। तो आपको एसिड बेस के चैप्टर से पता चलता है कि यार एसिड के इफेक्ट को कौन कैंसिल आउट करता है? एसिड के इफेक्ट को कौन कैंसिल आउट करता है? बेस। एसिड के इफेक्ट को कौन कैंसिल आउट करता है बेटा? बेस। तो हम लॉजिकली वी नो कि एसिड, अगर सॉइल में एसिडिटी बढ़ गई है, जैसे अगर कभी हमें एसिडिटी हो जाती है ना, कभी देखा सीना तेजाबियत होती है, हार्ट बर्न होता है, तो आप क्या करते हो? ये जो आप दवाइयां लेते हो या दवाइयां ना लो, आप पानी पीना शुरू कर देते हो। वो पानी क्या करता है? डाइल्यूट करता है एसिड के इफेक्ट को। लेकिन पानी सारा ट्राई करना, अगर आपको एसिडिटी हो, वैसे तो इस उम्र में एसिडिटी उसी वक्त होती है जब आप बहुत ज्यादा एसिडिक खाना खा रहे हो, वरना इस उम्र में नॉर्मल नहीं है एसिडिटी होना। अगर आप बहुत ज्यादा एसिडिक खाना खा रहे हो, पानी कम पी रहे हो, जल्दी सो जाते हो खाना खा के, तो एसिडिटी होने लगती है, चेस्ट बर्न होने लगता है। लेकिन कभी ट्राई करना कि जब तुम्हें एसिडिटी हो रही हो तो उस वक्त तुम दूध लो, दूध में आधा गिलास पानी डालो और पी लो, तो एसिडिटी बहुत फौरन ठीक हो जाएगी। क्यों ठीक हो जाती है? क्योंकि दूध जो है वो बेसिक नेचर का होता है, और जब आप दूध लेते हो, और पानी इसलिए डाल लो क्योंकि स्टमक ऑलरेडी लोड में होता है, तुम ज्यादा दूध पी लोगे तो लोड स्टमक पे बढ़ जाएगा।
तो अगर पानी और दूध मिलाकर पी लोगे तो पानी के इफेक्ट की वजह से भी एसिडिटी डाइल्यूट हो जाएगी और बेस की इफेक्ट की वजह से एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो तुम्हारी जो चेस्ट बर्निंग हो रही थी, हार्ट बर्निंग हो रही थी, वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाती है फौरन से। सॉरी, चीनी डाल के पीना, हाँ चीनी डाल के पियो, बगैर चीनी के पियो। महाराज, तो मैं बता ही रहा था कि एग्जामिनर सवाल क्या पूछता है कि अगर सॉइल एसिडिक, पहला सवाल उसने पूछा बेस की प्रॉपर्टी, पहले उसने तुमसे रिएक्शन लिखवाया जिससे उसने तुम्हारे दिमाग में सबकॉन्शियसली ये याद दिला दिया कि वो इस चैप्टर में कुछ पूछने वाला है। फिर अचानक से जंप उसने किया एयर एटमॉस्फेयर पर, फिर उसने बोला एसिड रेन बताओ क्या होती है। तो मैं आप कीवर्ड में लिख देता हूँ कि एसिड रेन के बारे में सवाल पूछेगा आपसे। फिर एसिड रेन की फॉर जी बेटा, जो एसिडिटी की मेडिसिन आती हैं वो बेस होती हैं। कभी आप देखिएगा वो मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं जो बेसिक होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। जब बायोलॉजी केमिस्ट्री सही से पढ़ेंगे तो हर चीज कनेक्ट हो जाएगी। चलो, तो एसिड रेन के बारे में तो अभी हम नहीं बता रहे, लेकिन आपको बता दिया कि एसिड रेन बहरहाल होती है। तब ओ भाई किसको बता रहा हूँ। अब एसिड रेन गिर गई बेटा, एसिड रेन से सॉइल की पीएच चेंज हो गई और हम जानते हैं कि ये सॉइल इनफर्टाइल हो गई, ये सॉइल बेकार हो गई। एग्जामिनर का अब पहला सवाल क्या आएगा कि हाउ अ फार्मर इज सपोज्ड टू ट्रीट द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से तो लड़ नहीं सकता ना, तो अब एसिडिक सॉइल को कैसे ठीक करेगा। तो जाहिर है एक एक इसका जवाब तो जैसे कासिम ने दिया, पानी बहा दो। तो भाई इतना पानी ज्यादा पानी बहाना तो फसलों को खराब कर देता है। तो पानी बहाना, सिर्फ पानी बहाना इज नॉट अ सोल्यूशन। तो मेरे बच्चे लिसन वेरी केयरफुली। अब मैं यहां पर आगे कनेक्ट कर रहा हूं। ओ भाई इधर सुनो, क्या कहा मैंने, एसिड रेन जब हो जाएगी, तवज्जो, तो बेटा सॉइल कैसी हो गई, मेक सॉइल, बकवास नहीं करना, मैं थप्पड़ लगा दूंगा आगे, मेक सॉइल एसिडिक। बेटा ये यहां पर लिखवा रहे हैं विच इज ट्रीटेड, लिसन, which is treated with lime water, which is treated with, अब ये लाइम वाटर वो लिम्का नहीं है जो तुम जाके रेस्टोरेंट बोलते हो यार लाइम वाटर ले आना जरा। ओ नहीं नहीं भाई, ये वो स्लेट लाइम होता है यार, तो आधी आधी बात जोड़ रहे हो ना। लाइम तो एक होता है लाइम स्टोन, वो होता है सीएस जो तुम बता रहे हो। लाइम स्टोन एक होता है लाइम वाटर और एक होता है स्लेट लाइम। एक कैल्शियम कार्बोनेट है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, फर्क है। तो बेटा दिस इज लाइम वाटर। मुझे बताओ क्या ये बेसिक है या नहीं, बोलो क्या ये बेसिक है। बेटा ये एक दरमियानी स्ट्रेंथ की बेस होती है, वेरी केयरफुली। ये एक दरमियानी, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, बहुत वीक भी नहीं है, प्लस ये चूने से बनती है। चूना कहते हैं लाइमस्टोन को, तो चूना बहुत सस्ता आता है। तो आप क्या करते हो, जब चूने को पानी में डिसॉल्व करके छोड़ देते हो, तो देखा कभी दीवारों पे चूना होना, और घर में जो नई दीवार बनती है उसमें पहले चूना किया जाता है। तो उस चूने को पहले पकाया जाता है, पकाने के बाद वो चूल्हे पे गर्म करके नहीं, आप पानी में डाल देते हो तो खुद ब खुद खौलता है, और खोल कर ये चूने का पानी बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड लाइम वाटर। इसका फॉर्मूला भी आता है, बच्चों ने लाइम वाटर को रट्टा लगाया होता है, लेकिन सालों को पता नहीं है फॉर्मूला क्या। तो लाइम वाटर इज दिस CaOH ट्वाइस। तो ये दरमियाने दर्जे की बेस होती है, ना बहुत स्ट्रॉन्ग ना बहुत वीक, सबसे बढ़कर और सस्ती भी है। चूना बहुत सस्ता भी होता है। तो अब फार्मर क्या करता है, क्योंकि उसको एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है, एसिडिटी जो एसिडिक रेन के बाद हुई है सॉइल में, उसे न्यूट्रलाइज करना है, उसको खत्म करना है, और सॉइल की जो एनवायरनमेंट है, पीएच उसे बहाल करना है। तो वो क्या करता है, पानी जो खेतों में डालता है ना, उसमें चूना मिला देता है। तो अब उसको बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि ज्यादा पानी डालोगे फिर तो नुकसान हो जाएगा। फसलों में ज्यादा पानी इज टॉक्सिक। पानी आप घर पे पौधे को ज्यादा पानी डाल दें वो मर जाएगा। ठीक है, अभी उसकी रीजन का टाइम नहीं है, लेकिन अभी जो बात समझाना है वो क्या करेगा, जितना पानी वो नॉर्मली डालता है, वो बजाय इसके वो परेशान हो, उनको साइंस नहीं पता लेकिन उनको देसी टोटके सारे पता है, तो वो क्या करेंगे, अब उस पानी में लाइम वाटर शामिल कर देंगे, यानी कि चूना, पका हुआ चूना शामिल करेंगे, और मेरे बच्चे उस पानी के साथ उसको रन करेंगे इस फसलों में। तो जो पानी है वो पानी का काम करेगा, और जो ये लाइम वाटर का कंपाउंड है, ये सॉइल में जो एसिडिटी आई है, रेन में जो एसिडिटी आई है, एसिडिक कंपाउंड आए हैं, उन एसिडिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके ना सिर्फ उन्हें न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि आप लाइम वाटर एक्सेस में डाल रहे हो, तो फिर ना सिर्फ न्यूट्रलाइज करेगा बल्कि पीएच को वापस से स्लाइटली क्या कर देगा, बेसिक कर देगा, यानी वो जो 8 to 10 की रेंज में, क्योंकि एसिड बेस के इफेक्ट को या बेस एसिड के इफेक्ट को कैंसिल करता है। तो जब सॉइल एसिडिक हो गई, बस समझ आ रही प्रॉपर्टी कहां रिलेटेड है, आपने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, रिलेट कहां हो रही। तो एग्जामिनर क्या कहेगा,
कि भाई एसिड रेन कैसी बनी। एसिड रेन से पहले उसने ऊपर प्रॉपर्टी पूछ ली तुमसे, उसके बाद उसने कहा कि भाई जब एक सॉइल पर एसिडिक रेन हो गई तो अब बताइए इसको ठीक कैसे करें। तो आप कहोगे कि लाइम वाटर का इस्तेमाल करें। लाइम वाटर विल न्यूट्रलाइज द एसिडिटी प्लस इट टर्न्स द सॉइल स्लाइटली बेसिक अगेन। तो सॉइल को तो आपने ठीक, बोलो भाई, कर दिया, सॉइल को ठीक कर दिया। बोलो कुछ बोलना चाह रहे। जब बारिश होती है आप कहते हो फार्मर ये डालता है, मतलब इसके साइंस क्या होते हैं? ये नहीं कि डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट है मतलब इसके क्या साइंस होते हैं कि मतलब हाँ ये वो एसिडिक हो गया, हमें थोड़ी ना पता होता है। बहुत अच्छा सवाल है कि भाई एक फार्मर को कैसे पता चलता है कि सॉइल एसिडिक हो गई। देखो ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। जब जो भी उसके फसल के लगाने का टाइम, ठीक है ना, अगर वो रेनी सीजन है जिसमें रेन कभी भी हो जाएगी तो वो पहले से ही चूना डाल के छोड़ेगा, ताकि जब बारिश हो तो वो मसला हो ही नहीं, उसे फसल डिस्टर्ब ही ना करे। और अगर एक ऐसी फसल वो लगा रहा है जो बारिश के सीजन में ही लगती है, फिर तो ये मसला होगा, ऐसे भी नहीं होगा ना। क्योंकि नॉर्मली एसिडिक रेन कब होती है? जब रेन बहुत दिन से नहीं हुई ना बारिश, अब जब बारिश होगी वो ज्यादा एसिडिक होगी। जिन जगह रेगुलर बारिशें हो रही होती है वहां पर चूंकि एसिडिक रेन होती है, एसिडिक वेपर्स के जमा होने से, तो जब जमा होने का टाइम ही नहीं मिलेगा तो फिर जो सॉइल, जो वाटर की एसिडिटी होती है रेन में, वो भी कम होगी। तो खुलासा ये कि आपको ये समझ आ गया कि बेस की प्रॉपर्टी क्या है, सर ने ये समझा दिया, ठीक है। फिर एसिड रेन कैसे बनती है उसको वर्बली हमने बताया, लेकिन एक्चुअल में हम एयर एटमॉस्फेयर में डिस्कस करेंगे। फिर मैंने बताया उसको ट्रीट कैसे करते हैं, तो लाइम वाटर के थ्रू ट्रीट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो लाइम वाटर क्या करता है? लाइम वाटर क्या करता है मेरे भाई? उस सॉइल को की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके उसको स्लाइटली वापस से बेसिक बना देता है। अब यहां पर आपने उसको सोल्यूशन दे दिया कि ट्रीट दिस सॉइल विद लाइम वाटर। फॉर्मूला लिखना होगा, नाम लिखना होगा और बताना होगा कि द लाइम वाटर बीइंग अ बेस विल न्यूट्रलाइज द एसिडिटी एंड विल टर्न द सॉइल स्लाइटली बेसिक। ये मैं लिखवा भी दूंगा अभी, समझ लो। अब एग्जामिनर अगले पार्ट में आपको तुर्क का पत्ता फेंकता है। अब एग्जामिनर कहता है कि एक फार्मर ने लाइम वाटर से ट्रीटमेंट किया। लिसन वेरी, बहुत ये है जबरदस्त, ये 4 नंबर का सवाल कि एक फार्मर ने लाइम वाटर से ट्रीट किया, या बाज दफा वो कहता है कि लाइम वाटर से नहीं बल्कि उसने लाइम वाटर की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर लिया, वो भी तो बेस है ना, या बेरियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर लिया, वो भी बेस है। लेकिन उसने क्या देखा कि फर्टिलिटी बढ़े, मजीद कम हो गई। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल क्या हो गई? मजीद कम हो गई। अब क्या वजह हो सकती है? गिव एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। अब बच्चा बोलता है यार ये तो मजाक है, बड़ी मुश्किल से तो ये याद किया था, अब ये कह रहा है इससे भी ठीक नहीं हुआ। एग्जामिनर आपको कहेगा कि भाई आपने लाइम वाटर से ट्रीटमेंट किया, या उसकी जगह जैसे पासवर्ड में सवाल जो आया हुआ है उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड आया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड के बेरियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर दिया लाइम वाटर की जगह, तो फर्टिलिटी बजाय बढ़ने की कम हो गई। तो क्यों हो गई? क्योंकि देखो आप अब तक तो यही आइडिया देख रहे हो ना कि ये बेस है, और जब ये बेस है तो ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगी। तो अगर इस बेस की जगह कोई और बेस ले ले तो कोई क्या मसला है? कोई मसला तो नहीं होना चाहिए ना, सिवाय इसके वो महंगी हो सकती है। तो मेरे बच्चे रीजन सुनो, अगर मैं लाइम वाटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लूं, क्या मैं इसके अलावा कोई और स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल कर लूं? मैंने अभी कहा था कि ये बेस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मीडियोकर किस्म की बेस, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होती। तो अब होगा क्या कि मेरे बच्चे, मैं जब सॉइल में बेरियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा, या मैं बहुत ज्यादा लाइम वाटर डाल दूंगा, या मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दूंगा, तो मेरे बच्चे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, तो वो जो सॉइल में एसिड आया है उससे तो फटाक से न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज। लेकिन उनकी ज्यादातर अमाउंट बच जाएगी रिएक्शन में, चूंकि स्ट्रॉन्ग होंगी तो फटाफट एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेंगी, ज्यादातर अमाउंट उनकी क्या होगी? बचेगी। और मेरे बच्चे सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना, आप सुनना, सॉइल की फर्टिलिटी असल में होती है अमोनियम कंपाउंड्स की वजह से। प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड, और सॉइल जो फर्टिलाइजर होता है ये भरा हुआ होता है अमोनियम कंपाउंड से। सॉइल में अमोनियम कंपाउंड, अमोनियम कार्बोनेट, सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, ये जो यूरिया खाद सब पे लिखा होगा अमोनिया अमोनिया अमोनिया। आपने फर्टिलाइजर में अमोनिया का बहुत जिक्र सुना होता है। क्यों? क्योंकि सॉइल में असल में प्लांट को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होती है, तो वो सॉइल से लेता है वो अमोनियम कंपाउंड की फॉर्म में। तो बेसिकली होगा क्या कि लिसन वेरी केयरफुली, अगर आपने कोई बहुत तगड़ी बेस डाल दी या इसी बेस को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाल दिया, तो क्या होगा? एसिडिटी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो बची भी बेस है, क्योंकि आप कैलकुलेट करके तो नहीं डाल रहे ना, आप तो अंदाजे से डाल रहे, इतने बड़े खेत पे कोई कैलकुलेशन थोड़ी होगी। तो आप जब उसमें से बेस बच जाएगी ना, तो वो बची हुई बेस किससे रिएक्ट करेगी? बेस हैज द प्रॉपर्टी टू रिएक्ट विद, बोलो, बेस हैज द प्रॉपर्टी टू रिएक्ट विद अमोनियम कंपाउंड।
and whenever base react with ammonium compound, ammonia is released. अमोनिया इज रिलीज। तो जो बची हुई बेस है, जब वो सॉइल के अमोनियम कंपाउंड से रिएक्ट करेगी, जो सॉइल की फर्टिलिटी थी पहले वो खराब हुई एसिडिटी की वजह से, लेकिन अब जब बची हुई बेस सॉइल के अमोनियम कंपाउंड से रिएक्ट करेगी, क्योंकि बेस में प्रॉपर्टी होती है, तो सॉइल के अमोनियम कंपाउंड का नाइट्रोजन सॉइल में से रिलीज करा देगी, सॉइल में से रिलीज हो जाएगा नाइट्रोजन कंटेंट। और जब सॉइल में से नाइट्रोजन कंटेंट, भाई आपने बेस डाला था ना एसिडिटी को ठीक करने के लिए, तो अगर बेस आपने तगड़ा डाल दिया बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाल दिया, तो उसने एसिडिटी को तो ठीक कर दिया, लेकिन बिकॉज वो बेस है, उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है कि वो अमोनियम कंपाउंड से भी रिएक्ट करती है, और सॉइल इज फुल ऑफ अमोनियम कंपाउंड्स व्हिच आर नीडेड बाय प्लांट। तो अगर आपकी एक्सेस में बेस चली गई या बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चली गई, तो वो क्या करेगी, वो एसिडिटी को ठीक करने के बाद बाकी बचा हुआ अमाउंट किससे रिएक्ट कर जाएगा, अमोनियम कंपाउंड से। और जब अमोनियम कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म अमोनिया। अमोनिया गैस सॉइल में से क्या हो जाएगी, रिलीज। तो अमोनिया गैस रिलीज होने से सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरे भाई क्या होगा, यू नहीं तो यू नुकसान हो जाएगा। पहले नुकसान हो रहा था एसिडिटी की वजह से, अब नुकसान क्यों होगा, क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिशनल कंटेंट ही खत्म हो गया। प्लांट नीडेड नाइट्रोजन फॉर इट्स ग्रोथ, अब वो नाइट्रोजन अमोनिया बनके निकल गया। तो ये है 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन मैं लिखवा दूंगा कि भाई अगर आप एग्जाम में पूरी सीक्वेंस में पूछ रहे हैं, देखो पूरी सीक्वेंस 9 नंबर कैसे बनते हैं। आपसे पहले प्रॉपर्टी लिखवाता है, फिर आपसे एसिड रेन की फॉर्मेशन लिखवाता है, फिर आपसे पूछता है कि भाई एसिडिक रेन के नुकसान क्या है, फिर आपसे पूछता है कि सॉइल एसिडिक हो गई तो ट्रीट कैसे करेंगे, और फिर आपसे पूछता है कि ट्रीट किया लेकिन फायदे की जगह नुकसान हो गया, बताओ। उसमें ये बोलेगा नहीं अमोनियम कंपाउंड, वो आपको पता होना चाहिए कि अगर फायदे की जगह नुकसान हुआ, बिकॉज यू शुड नो दैट सॉइल इज रिच इन अमोनियम कंपाउंड एंड प्लांट नीड्स देम फॉर देयर ग्रोथ। तो जब आप एक्सेस में बेस डाल देंगे या बहुत स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे, व्हाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज सिलेक्टेड नॉर्मली, क्योंकि मीडियोकर टाइप की बेस है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर कोई तगड़ी स्ट्रॉन्ग बेस ले ले तो वो एसिडिटी यूं ठीक कर देगी, लेकिन वो सारी की सारी जो बची हुई बेस है वो अमोनियम कंपाउंड को खा जाएगी और उनको अमोनिया में कन्वर्ट करेगी। अमोनिया में कन्वर्ट होने की वजह से नाइट्रोजन कंटेंट सारा सॉइल का निकल जाएगा और सॉइल एक मिट्टी की तरह हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होगी। इज दैट क्लियर? ऑनलाइन वालों बल्कि मातम में बैठे हो, क्या बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? यस सर। ऊपर से नहीं भाई, ऊपर से स्प्रे करना यहाँ सोल्यूशन नहीं है, पत्तों पे थोड़ी डालना है, सॉइल में डालना। तो जब आपको पेस्टिसाइड डालने होते हैं फिर पत्तों पे डालने होते हैं तो आप डालते हैं। यहाँ तो आप बहाओगे ना, जैसे पानी का बहाव होता है, पानी छोड़ा जाता है खेत में, उसमें ये छोड़ा जाएगा। जो स्प्रे करने सर जी सर जैसे अगर जो सॉइल है उसका नाइट्रोजन लॉस हो गया तो फिर से सही कैसे करेंगे? बहुत अच्छा सवाल भाई। इन्होंने एक स्टेप और आगे चले गए, उन्होंने कहा सर 9 नंबर नहीं, इसको 11 नंबर का सवाल बना लेते हैं कि अगर नाइट्रोजन लॉस हो गया। बहुत अच्छा सवाल है। ये पूछा किसने वैसे? नाम क्या था इस लड़के का? बहुत अरसे बाद इसी लड़के से सवाल किसने पूछा है? जाबिरा, लका जाबिरा। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा सवाल पूछा। और आपको भी ये हो सकता है एग्जाम में पूछ ही ले, जाबिर की दुआ लगे कि अब जो नाइट्रोजन कंटेंट लूज हो गया उसका क्या करेंगे। तो बेटा जो नाइट्रोजन कंटेंट चला गया वो तो चला गया, अब करेंगे ये कि आपको नया नाइट्रोजन कंटेंट लाना है। वो कैसे लाएंगे? आप सॉइल में ऑर्गेनिक वेस्ट जो है लाकर शामिल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे कासिम को मार के वहां फेंक देंगे, दफना देंगे। तो जब कासिम की बॉडी वहां डिग्रेड होगी, तो कासिम की बॉडी से अमोनियम कंपाउंड्स दोबारा सॉइल में शामिल हो जाएंगे। सॉरी, या मजीद फर्टिलाइजर, तो मैं तफरीक के लिए बता दिया। असल में आप मजीद वहां पर, अब आप उस सॉइल को के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, अब आपको वहां पर नए सिरे से जो है ना वो सॉइल डालनी होगी और मार्केट से सॉइल उठाना होगा जो कि अमोनिया रिच सॉइल होगा, क्योंकि आपकी सॉइल में पहले से अमोनिया कम है। तो अब इस सॉइल को ठीक करने के लिए ऐसा सॉइल उठाना पड़ेगा मिक्स करने के लिए जिसका अमोनियम कंटेंट ज्यादा हो। नहीं, लेकिन मैं तो ऑर्गेनिक तरीका बताया ना कि अगर आपको काट के वहां पर दफना दें तो आपकी बॉडी भी जब डिग्रेड हो जाएगी तो उससे भी अमोनियम कंपाउंड बन जाएगा। देखो जब कोई कॉम्प्लेक्स आयन आता है ना तो वो अकेला एटम नहीं होता, पूरा यूनिट होता है। तो आप कैसे नंबर लगाओगे? मसलन अगर आपको PO4 की वैलेंसी 3 थी, PO4 की वैलेंसी 3 थी, तो आप क्या N पे 3 अलग लगाओगे और इस पर 4 पहले से लगा हुआ है फिर 3 लगाओगे, खिचड़ा बन जाएगा। कर सकते हैं, लगा सकते हैं नहीं ना, तो ये तो फिर तो नंबर ये तो मैच हो जाएगी, फिर
केमिस्ट्री कम लगेगी फिर तो नंबर ही नंबर। तो इसलिए ये हर जगह तो ब्रैकेट थोड़ी लग रहे हैं, जहां कॉम्प्लेक्स साइन आ रहे हैं वहां लग रहे हैं, जहां पर डबल ग्रुप का साइन आ रहा है वहां लग रहे हैं, बाकी देखो बैरियर पे तो नहीं लगा। ठीक है, बहरहाल तो बेटा समझ आया, मैं इसको लिखवा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बच्चा क्या कांड करेगा जब इसको लिखना नहीं आता होगा। आए समझे बेटा, लिखे, सबको समझ आ गया ऑनलाइन वालों? यस सर। अच्छा जी, चले बेटा लिखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू ट्रीट acidity of soil as it reacts with acidic contents and neutralize them but also turn soil back to its original pH. When strong base is used instead of calcium hydroxide, then excess of base readily combines with ammonium compounds in soil and release ammonia, which decrease nitrogen content of soil